रिलेटिविटी की इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमल सिंह और आप देख रहे हैं साइंस डिस्कवरी और फैक्ट टीच चैनल, जहां हमेशा आपको मिलता है कुछ नया, कुछ रोचक और कुछ खास। दोस्तों, इसी सीरीज में आज की ये जो वीडियो है ये भी बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, और क्योंकि ये रिलेटिविटी की सीरीज़ है तो पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज की इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सबसे पहली चीज़ रिलेटिविटी ऑफ मास। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने बताया था E=mc² के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, और उसके थोड़ा सा आगे रिलेटिविटी ऑफ स्पेस से बढ़ के, रिलेटिविटी ऑफ टाइम से बढ़ के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कर्व्ड स्पेस टाइम की। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन की दूसरी क्रांतिक परिकल्पना थी, जिसने आगे चल के क्या कुछ आयाम दिए और क्या कुछ इसने सिद्ध किया, इसके बारे में आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। और इसके साथ ही न्यू व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी ऐसी ही नई इन्फॉर्मेटिव अपडेट से आप हमेशा जुड़े रहें और बिना किसी मैनुअल सर्च से आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। E=mc²। इसका मतलब था कि मास यानी वस्तुमान एनर्जी में और एनर्जी मास में बदल सकती है। आइंस्टाइन ने बताया कि मास भी रिलेटिव है और किसी वस्तु की गति बढ़ने से उसका मास भी बढ़ेगा। द्रव्यमान सापेक्षता सिद्धांत यानी कि द रिलेटिविटी ऑफ मास, इस नियम के अनुसार जैसे जैसे किसी वस्तु का वेग बढ़ता है यानी कि वेलोसिटी बढ़ती है, वैसे वैसे वस्तु के वस्तुमान में भी बढ़ोतरी देखी जाती है, यानी उसका मास भी बढ़ता है। और इसी कारण से अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको मास और वेलोसिटी को भी इस सूत्र में रिलेटिव बताया। अब यहाँ पर जो द्रव्यमान है या यूँ कहें कि जो वस्तुमान है, उसके अंदर जो बढ़ोतरी देखी गई है, उस बढ़ोतरी का कारण किसी भी प्रकार से वस्तु में आकार की वृद्धि से नहीं है। यहाँ पर वस्तु के वस्तुमान में जो बढ़ोतरी हो रही है उसका कारण है उसके अंदर उत्पन्न ऊर्जा, यानी जैसे जैसे वस्तु में वेग बढ़ेगा वैसे वैसे उसके अंदर ऊर्जा का भी विकास होगा, और जैसे जैसे वस्तु के अंदर ऊर्जा बढ़ेगी वैसे वैसे उसके वस्तुमान में भी बढ़ोतरी होगी। और अल्बर्ट आइंस्टाइन का मशहूर समीकरण E=mc² जो है वो इस बात की पुष्टि करता है कि जैसे जैसे वस्तु के वस्तुमान में बढ़ोतरी होगी वैसे वैसे उसके अंदर ऊर्जा की भी वृद्धि होगी, या यूं भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे वस्तु में ऊर्जा की वृद्धि होगी उसका वस्तुमान भी बढ़ेगा। और E=mc² जो उनका मशहूर समीकरण था, इसी समीकरण की सहायता से वैज्ञानिकों ने आगे चल के एटम बम का आविष्कार किया। स्पेस और टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, सिर्फ इतना साबित करके आइंस्टाइन का वैज्ञानिक दिमाग संतुष्ट नहीं था। उन्हें एक सवाल बार बार परेशान कर रहा था, और वो ये कि स्पेस और टाइम किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम में कैसे व्यवहार करेंगे। न्यूटन के अनुसार दो वस्तुओं के बीच की ग्रेविटेशनल पुल तात्कालिक यानी इंस्टेंटेनियस होती है, और ये बात धरती और सूर्य के साथ भी लागू है। पर अगर हम ऐसी कल्पना करें कि सूर्य नष्ट हो गया है तो हमें इसका पता 8 मिनट बाद लगेगा, क्योंकि सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचने में 8 मिनट लेती है। पर न्यूटन के अनुसार ग्रेविटी का प्रभाव तात्कालिक होता है, इसलिए सूर्य के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के नष्ट होने का पता तुरंत यानी प्रकाश के धरती पर पहुंचने के पहले ही लग जाना चाहिए, जो कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मूलभूत सिद्धांत से मेल नहीं खाती। इसके अनुसार कोई भी फिजिकल इंटरैक्शन या परिणाम प्रकाश की गति से ज्यादा तेजी से मूव नहीं कर सकता। इसी विरोधाभास ने आइंस्टाइन को न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा पर पुनः सोचने के लिए मजबूर कर दिया। इसके लिए आइंस्टाइन ने चुना अपनी ही पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड को। धरती द्वारा पैदा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का अंदाजा लेते हुए गणित की कवायद एक बार फिर शुरू हुई, और इस बार नतीजा और भी चौंकाने वाला था। उन्होंने ये दावा किया
कि ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण स्पेस और टाइम की ज्योमेट्री को प्रभावित करती है, यानी स्पेस और टाइम की हमारी रेखा गणितीय परिकल्पना बदल जाएगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से दो बिंदुओं के बीच की सीधी या न्यूनतम दूरी एक सरल रेखा न होकर एक कर्व्ड लाइन होगी। बात करते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन की दूसरी क्रांतिक अवधारणा के बारे में, जिसको कहते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन की कर्व्ड स्पेस टाइम की कल्पना। अभी कर्व्ड स्पेस टाइम की एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो कल्पना थी, इसको समझना काफ़ी कठिन हो जाता है उस समय में, क्योंकि हम लोग जिस दुनिया को देखते हैं और जो ज्योमेट्री हम पढ़ते हैं वो फ्लैक्स स्पेस टाइम की है, यानी यहाँ पर हम जो देखते हैं वो सब प्लेन में देखते हैं। और ये जो ज्योमेट्री है इसको हम यूक्लिड ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं और इसी को हम अपने पाठ्यक्रम में पढ़ते भी हैं। लेकिन जो कर्व्ड स्पेस टाइम की थ्योरी थी ये उससे काफ़ी अलग थी। अब कर्व्ड स्पेस टाइम और फ्लैक्स स्पेस टाइम दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। दोस्तों, इसको समझने के लिए हम सहारा लेते हैं एक उदाहरण का। हम देखते हैं एक हवाई जहाज़ है जिसको लंदन से शिकागो तक की यात्रा करनी है, और इसके लिए वो सबसे छोटे मार्ग का चयन करता है जिससे वो समय और फ्यूल दोनों को बचा सके। तो ऐसे में वो एक समतल पर, यानी कि पृथ्वी पर सरल रेखा में समतल में यात्रा करने की बजाय हवाई मार्ग का चयन करता है। ऐसा क्यों? इसका कारण है हमारे अर्थ की ज्योमेट्री, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो स्फेरिकल शेप में और उसकी जो ज्योमेट्री वो भी समतल ना होकर कर्व में होती है। और इसीलिए जो एरोप्लेन पहले ऊपर जाएगा और उसके बाद में फिर नीचे आएगा, वो समतल में तय की गई दूरी की अपेक्षा कर्व में पहले ऊपर जाकर फिर नीचे आकर कम से कम दूरी तय करेगा। और इसी प्रकार के अध्ययन कर्व्ड स्पेस टाइम की इस थ्योरी के अनुसार देखे जाते हैं। होता यह है कि प्रकाश की रेखाएं तो सीधी ही जाती हैं, पर गुरुत्वाकर्षण की वजह से कर्व स्पेस से गुजरने के कारण ये मुड़ी हुई नजर आती हैं। पर सवाल ये था कि जो अवधारणा अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए लागू है, क्या वो किसी भी एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए भी लागू है, यानी इक्विवेलेंट है? आइंस्टाइन का जवाब था हाँ। उनके अनुसार अगर एक व्यक्ति धरती पर किसी एक कमरे में बैठा हो या फिर धरती के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर ही एक्सेलरेशन से जाती हुई किसी अंतरिक्ष यान में बैठा हो, तो उसके स्थान और समय के अनुभव में कोई अंतर नहीं होगा। आइंस्टाइन ने इसे इक्विवेलेंस प्रिंसिपल का नाम दिया। इस अवधारणा को आइंस्टाइन्स एलिवेटर नामक मशहूर थॉट एक्सपेरिमेंट के जरिए भी समझा जा सकता है। हम ऐसे एलिवेटर की कल्पना करें जो स्पेस में धरती की तरफ फ्रीली गिर रहा है, लगभग उसी तरह जैसे आपके बिल्डिंग का एलिवेटर केबल कट जाने से गिरेगा। फ्री फॉल की इस स्थिति में एलिवेटर में खड़ा कोई व्यक्ति किसी भी तरह से ये नहीं जान सकता कि उस पर या उसके द्वारा किए जा रहे किसी भी प्रयोग पर ग्रेविटी का कोई प्रभाव है। उसे अपने ऊपर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पता ही नहीं चलेगा, यानी वो अपने को भारहीन महसूस करेगा। इसलिए उसके आसपास में, जैसे कि एलिवेटर के अंदर, रिलेटिविटी की स्पेशल थ्योरी लागू होगी, पर बाहर के ऑब्जर्वर के लिए एलिवेटर एक्सेलरेटेड होगा और उसके लिए लिफ्ट के अंदर की घटना गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में नजर आएगी। इसलिए लिफ्ट की एक दीवार से निकली हुई प्रकाश की रेखा लिफ्ट के अंदर के व्यक्ति के लिए सीधी रेखा में लिफ्ट की दूसरी दीवार तक जाएगी, पर लिफ्ट के बाहर स्पेस में खड़े व्यक्ति को वही रेखा मुड़ी हुई दिखाई देगी। ग्रेविटेशन द्वारा प्रकाश के मुड़ने का दावा और उससे ये निष्कर्ष कि स्थान या स्पेस में मोड़ है, आइंस्टाइन की दूसरी क्रांतिकारी अवधारणा थी, जिसने ग्रेविटी को देखने और परखने का नजरिया ही बदल दिया। आइंस्टाइन की इस अवधारणा ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों को भी चुनौती दी, क्योंकि आइंस्टाइन के मुताबिक सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले ग्रह कर्व्ड स्पेस फॉलो करते हैं, ना कि सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से उसके चारों तरफ घूमते हैं। हालांकि इसकी कल्पना करना जरा मुश्किल है, पर इसे एक तरीके से अच्छी तरह समझा जा सकता है।
एक रबर की शीट लें जिस पर कुछ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस खींची हो। शीट को स्ट्रेच कर दें और उसके सेंटर में एक बड़ी गेंद रख दें। हम देखेंगे कि गेंद के आसपास जो लाइनें हैं वो थोड़ी तिरछी दिखाई देंगी और शीट में एक स्लोप या कर्व पैदा हो जाएगा। अब हम जब एक दूसरी गेंद इस सतह पर डालेंगे तो वो उस कर्व की वजह से बड़े बॉल के पास चली जाएगी। कमाल की बात यह थी कि आइंस्टाइन के मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और काल्पनिक प्रयोग फिर सच साबित हुए। सन 1919 में आइंस्टाइन उस वक्त रातों रात काफी मशहूर हो गए जब ब्रिटिश खगोल शास्त्रियों के एक दल को पूर्ण सूर्य ग्रहण की तस्वीरें लेते समय उस सितारे की वर्चुअल इमेज नजर आई जिसकी वास्तविक पोजीशन सूर्य से छिपी हुई थी। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस सितारे से निकली प्रकाश की रेखा सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की वजह से मुड़ी और उसकी इमेज उसके वास्तविक पोजीशन से अलग हटकर नजर आई। आइंस्टाइन द्वारा ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण की ये नई परिकल्पना जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी व्यापक सापेक्षतावाद के नाम से विख्यात हुई। समय के साथ साथ ग्रेविटी द्वारा स्पेस के कर्व होने के और भी सबूत मिले। निरीक्षणों द्वारा बुध ग्रह की कक्षा में सूर्य के सबसे समीप वाले बिंदु यानी पेरिहीलियन में एक शिफ्ट अनुभव किया गया। हालांकि एक शताब्दी में सिर्फ 43 अर्थ सेकेंड का ये शिफ्ट बहुत ही मामूली था, पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा स्पेस में कर्व पैदा होने के सबूत के लिहाज से ये काफी था। आइंस्टाइन के इस नए नजरिए ने हमें अंतरिक्ष और उसके रहस्यों को ढूंढने के लिए एक पुख्ता हथियार दे दिया। आज ब्लैक होल्स जैसी अवधारणाएं इसके माध्यम से एक्सप्लेन की जा रही हैं, जहां ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा है कि लाइट 360 डिग्री तक मुड़ जाती है, या यूं कहें तो वो निकल ही नहीं पाती। पर अपनी इतनी सारी खूबियों के बावजूद आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सभी सवालों का जवाब नहीं दे पाई। क्या ब्रह्मांड में इतना मैटर है जिसकी ग्रेविटी स्पेस को एक स्फीयर की तरह बांध कर रख सके? आइंस्टाइन ने कहा, हां। उन्होंने यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड को क्लोज्ड यानी सीमित माना था, पर आइंस्टाइन की यह धारणा गलत निकली। ऐसे प्रमाण वैज्ञानिकों के हाथ लगे जिनसे यह साबित होता था कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है यानी फैल रहा है। पर शायद यही विज्ञान है। सिद्धांत और प्रयोगों के बीच से ही इसकी यात्रा चलती है, सवालों को जवाब और जवाबों को नए सवाल देती हुई।